अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों में फैले 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिलाओं सहित यानी कि 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाल से सटी सीमाओं और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और नियमित गश्त भी लगातार जारी है। नेपाल के जयनगर, मधुबनी और जनकपुर के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन चुनाव संपन्न होने तक रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए पटना के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में उन्नत नियंत्रण और कमांड केंद्र स्थापित किया है। इसी प्रकार के नियंत्रण कक्ष सभी 20 जिला मुख्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए 595 मतदान केंद्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिला चुनाव कर्मियों को दी गई है। वहीं 21 लोक निर्माण विभाग के मतदान बूथों का संचालन दिव्यांगजन करेंगे। साथ ही 316 मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण का रण इसलिए अहम माना जा रहा है कि सीमांचल पर सभी दलों की नजर है और यहां पर मुस्लिम, यादव, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा है, लिहाजा हर दल की नजर सीमांचल पर है। तो बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल मतदान होना है। 122 सीटों पर मतदान होगा। 3 करोड़ 70 लाख मतदाता फैसला करेंगे। सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी तरह से सख्त की गई है। तो बिहार विधानसभा सीटों का वर्तमान गणित अगर हम इस पर बात करें तो बता दें कि कुल सीटें 243 है। सत्ता पक्ष एनडीए को 131 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी के पास 80 सीटें हैं। बीजेपी के पास 80 सीट। तो वहीं हम 4 सीटों पर काबिज, निर्दलीय 2 सीटें हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA को कुल 111 सीटें मिली। आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19, वाम दलों को 15 सीटें, AIMIM और अन्य दलों को मिली केवल 2 सीटें। तो वर्तमान गणित के बारे में हम बता रहे हैं आपको। कुल सीटें 243, बीजेपी के पास 80 सीटें, जेडीयू को 45 सीटें। तो वहीं हम को 4 सीटों पर काबिज हैं, निर्दलीय 2 सीटें। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान जो कि जेडीयू से प्रवक्ता हैं, हिमांशु कुमार सिंह है। आपका बहुत स्वागत है हिमांशु जी। और साथ ही आरजेडी से नेता हैं सैफ अली खान। सैफ साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सुबोध कुमार जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं बिहार से। और साथ ही विश्वनाथ मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं सुबोध के पास आना चाहूंगी। सुबोध, बताइए कि कल चुनाव होना है, क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से
5 बजे से जो शोरगुल थम गया, उसके बाद से एकदम शांत साफ दिख रहा है। और आपको बताते चले कि 20 जिलों में 122 सीटों पे अभी मतदान होना है, जिसमें आपको जितने भी जिले हैं वहां पे पुलिस कप्तान और वहां के जिला अधिकारी के द्वारा जगह जगह फ्लैग मार्च किया गया। और वहां पे जिस तरह से शांतिमय वातावरण में चुनाव कराने के लिए ये सब फ्लैग मार्च हो रहा है। और जो भी उत्तर भारत के जो सीमाएं हैं वो सबको सील कर दी गई है। और नेपाल से आने जाने वाले व्यक्तियों पे निगाहें रखी जा रही है। जो नेपाल से वापिस आ रहे हैं भारत में, उनकी पहचान और जो भी सरकारी दस्तावेज है पहचान करके ही भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ की बात करें तो जिस जगह पर भी चुनाव होना है वहां पे महिला मतदान कर्मी को रखा गया है। महिलाओं के ध्यान में रखते हुए महिला का भी अलग से पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पे अपना महिलाएं भी जाके मतदान कर सकेंगी। और बात करें 20 जिलों की, तो 20 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, गया, जहानाबाद, सीमांचल क्षेत्र में भागलपुर जैसे जिले भी शामिल है। और आपको बताते चले कि पूरे 20 जिलों में जिस तरह से पुलिस की और प्रशासन जिस तरह से अपने गश्त कर रही है, कल संध्या से ही उस तरह से देखा जा रहा है। तो शांतिमय और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न होगी। जी सुबोध, ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने बताई पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आप जमीनी स्तर पर वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे, जनता से बातचीत कर रहे, तो जनता क्या देखकर वोट देने के लिए जा रही है? फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगी, छोटा सा बस एकदम। बिल्कुल, आपको बात करें तो अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार में जिस तरह से यहाँ पे विकास की जो बातें चर्चा में विकास बनी हुई है, जो रास्ता की बात करें, जो रास्ते की बात करें, रोड की बात करें, तो एक पूर्वी चंपारण से रक्सौल से अगर जाने में पहले 3 घंटा लगती थी, उस जगह पर हम 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। और बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां से जाने में जो कि 10 से 12 घंटा लगती थी, उस जगह पर आज 3 से 3.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे बिहार में विकास, रोड हर जगह से, रोड की बात करें तो रोड जुड़ चुका है। कहीं से भी देहात हो या कहीं का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो यही बिहार है जहां की लाइट की व्यवस्था, बत्ती, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 24 घंटा में 9 से 10 घंटा पहले रहा करती थी, कि आज के समय में 24 घंटा बिजली गिर रही है। दूसरी बात कहें तो महिलाओं की, तो महिलाओं के भी आज के समय में जो रोजगार मिल रही है। और जीविका दीदी को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो व्यवस्था की गई है। जी ठीक है सुबोध जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ सैफ अली खान साहब जुड़े हुए हैं। सैफ साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी कि आरजेडी बार बार कह रही है कि गरीबी मिटाने की बात कर रही है आरजेडी, तो क्या ठोस बदलाव आप करेंगे आगे आने वाले समय में अगर जनता आपको जिताती है, अगर आप सत्ता में आते हैं? तो गरीबी मिटाने का दावा ही नहीं करते, हमने ये करके दिखाया। 90 से पहले बिहार बहुत निचले पैदान पे होता था जीडीपी के मामले में। जी देश की जीडीपी से हमारे बिहार की जीडीपी आधी हुआ करती थी। जब 90 से 95 तक हम सत्ता में आए तो करीब झारखंड और बिहार मिला के 600-700 फैक्ट्रियां हमने खोली थी और बहुत सारे लोगों को यहाँ हमने रोजगार दिया था। प्लान हमारा रुक गया था बहुत हद तक। 2005 में हमारा प्लान 50 से 60 लाख था। आज जो विकास की बातें होती है नीतीश कुमार जी से, प्लान 5 गुना बढ़ गया। 3.5 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, विदेश में 5 लाख लोग रह रहे हैं। हमने प्रदेश के गरीबों की भलाई के लिए जो सोचा था वो हम करने का काम कर रहे हैं और ये विकास की बातें कर रहे हैं। मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, मुजफ्फरपुर से दरभंगा। शायद नीतीश कुमार की सरकार से आने से पहले 4 लेन बन चुका था। और भी जो NHI का फंड आया, CPWD का फंड आया, वो केंद्र सरकार की UPA 1 की सरकार जब लालू प्रसाद यादव जी। ठीक है हिमांशु जी, ये बताइए कि अभी आपने सुना आरजेडी के नेता वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी किया है, जो गरीबी है वो मिटाने की कोशिश की है, आगे भी करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? सभी को नमस्कार। जो पिछले 20 सालों में हमने जो काम किया है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिला सशक्तिकरण हो, अति पिछड़ों को सशक्तिकरण हो, दलित सशक्तिकरण हो, महादलित, सबके लिए हमने काम किया है। सोशल सेक्टर में भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया। जहां तक गरीबों की बात है तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके अनुसार बिहार पूरे भारत में
सबसे पहला ऐसा स्टेट, सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला स्टेट है। इसके पहले करीब अब 2015-16 का जो है उस 52% गरीबी थी, उससे घटकर अभी वर्तमान में, लेकिन अभी भी हिमांशु जी बिहार जो है ना वो आखिरी पायदान में आ रहा है। इसको किस तरह से आप लोग आगे आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाएंगे? बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप है इस बार एनडीए का? बिल्कुल 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 विश्व बैंक की रिपोर्ट है, उसके अनुसार करीब हमने 4.25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उसमें करीब हमने 18% की कमी लाई है, 18% पॉइंट की कमी लाई है। तो हमने गरीबी निवारण के लिए बहुत सारी योजना चलाई है और जमीन पे हमने काम किया है और सभी सेक्टर में काम किया है। बहुत सारे इंडिकेटर है जिसमें आप महिला सशक्तिकरण में देखिए, बिहार है जो पूरे भारत में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में नंबर 1 पे है। इसी तरह हमने पिछले 2 दशक से हमने डबल डिजिट ग्रोथ किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, सभी सेक्टर के लिए चलाई है, तो सभी वर्गों के लिए चलाई है। तो हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हमारा जो है न्याय के साथ विकास करने की नीति रही है। ठीक है हिमांशु जी। दीपक जी, जन स्वराज पार्टी लगातार जो है हवाई वादे तो बहुत सारे कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि पलायन किस तरह से रोकेगी जन स्वराज की पार्टी? क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, इन्होंने कुछ नहीं किया, आप लोग आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग का क्या मतलब रोड मैप, किस तरह से आप लोग करेंगे ये पलायन, किस तरह से रोकेंगे? बिहार की जनता को हमारा नमस्कार है, और हमारे पैनल पे जैसे जितने बैठे हुए हमारे मित्र हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। जन स्वराज पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में बिहार की जनता के सामने पिछले 35 सालों के बाद आई है, और हमारे नेताजी पिछले 3 साल से पूरे बिहार की पदयात्रा की है। उन्होंने बिहार की परेशानियों को देखा है, बिहार की जनता की असली परेशानियों को समझा है और उन्हें बताया है कि बिहार की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। ये विकास की बातें, अन्य बातें, ये सारी चीजें चल रही हैं, और फिर भी बिहार पिछले 35 साल से पहले क्या था वो छोड़िए ना, मैं फिलहाल मेरा सवाल बस ये है कि आप लोगों का क्या, किस तरह से आप लोग पलायन रोकेंगे, बस इतना सा बता दीजिए, फिर मैं और भी गेस्ट है उनके पास जाऊंगी। जी, तो हमारे नेताजी ने, श्री प्रशांत किशोर जी ने पलायन रोकने का सर्वप्रथम सारा रोड मैप बताया है, चैनल्स पे भी बताया और बिहार की जनता को भी जाते बताया है। पलायन रोकने के लिए हमारे यहाँ जो मजदूर की फैक्ट्री बना दी गई है, उसके लिए हमारे नेताजी ने कहा है कि हम मनरेगा से किसान जो कैश क्रॉप करना चाहते हैं उनको हम जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि उनको किसानों को फ्री में मजदूर मिल जाएंगे और हमारे किसान मजदूर भाइयों को मनरेगा के रूप में रोजगार मिल जाएगा। एक तो रोजगार सृजन का वो पहले से चल रहा है, जिसको किसानों के कैश क्रॉप से उनके आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा पलायन मानव का पलायन नहीं है, हमारे मजदूरों का पलायन है। हमारे यहाँ धन का भी पलायन है, बैंकों से जो पूंजी होती है, पूंजी का भी हमारे यहाँ पलायन है। तो जो स्वरोजगार करना चाहते हैं और जो लोग यहाँ पर अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। पूंजी की व्यवस्था करने से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो अन्य लोग जो धंधा करना चाहते हैं वो अपना धंधा करेंगे, बहुत सारे धंधे हैं वो करेंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो है, ठीक है दीपक जी, आऊंगी आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं विश्वनाथ जी, ये बताइए कि बहुत सारे जो वादे हैं वो किए गए हैं, चाहे वो महागठबंधन के सरकार की तरफ से हो, उनके पार्टी की तरफ से हो, या फिर एनडीए पार्टी की तरफ से हो, या फिर जनसुराज अभी त्रिकोणीय मुकाबला दे रही है, एआईएमआईएम ने भी बहुत सारे जो है वादे किए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार की जनता बिहार में किस चीज को देखकर वोट देगी? जहां आपने देखा सुना होगा कि 30,000 रुपए महिलाओं को दे दिया जाएगा, अकाउंट में दिया जाएगा, तो इतनी सारी महिलाओं को 30,000 रुपए करके देना, आखिर ये जो है कहां से, इतना पैसा कहां से आ जाएगा? धन्यवाद संगीता जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए संगीता जी, एक बड़ी बेसिक चीज है जी, जनता उसको चुनती है जो विश्वसनीय बात करे। मैं कहूं सब शाम को मैं सचमुच चांद को तोड़ करके धरती पे लाके रख दूंगा, तो नहीं, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा।
जी। मैं बोलूं कि हाँ मैं 10 हैलोजन लगाकर यहां भरपूर लाइट कर दूंगा तो आप विश्वास करेंगे कि हाँ ये 10-20 हैलोजन लगवा देंगे, जनरेटर लगवा देंगे, लाइट हो जाएगी। लेकिन मैं कहूं मैं चांद को ला करके चांद रख दूंगा यहां पर, तो आपको समझ आएगा या तो ये मानसिक विक्षिप्त हैं या ये मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। तो जनता जब तक आपका घोषणा पत्र विश्वसनीय नहीं होगा, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। अफसोस यह है कि बहुत से राजनीतिक दल इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और जब एक दूसरा दल जब अविश्वसनीय भरोसा देने की कोशिश करता है तो दूसरा दल को लगता है यार हम बहुत पिछड़ रहे हैं, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी आरजेडी ने 3 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। अरे केंद्र सरकार, भारत सरकार के कुल जो सरकारी नौकर है 40 लाख भी नहीं है, पूरे भारत में जो बिखरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी करोड़ नहीं है। आप समझिए ना, जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। आप 2.5 करोड़, उन्होंने 2.5-3 करोड़ कहा तो जेडीयू ने कहा भाई हम 1 करोड़ जेडीयू ने कहा हम 1 करोड़ दे देंगे, लेकिन उसमें हम सरकारी नौकरी नहीं होगी, सब चीज मिला करके उतने हम रोजगार देने की कोशिश करते। महत्वपूर्ण देखिए ये है, कुछ विषय हैं जो जनता को उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं, जनता की समस्याएं हैं। अब देखिए सरकार ने कुछ विषयों पे तो बहुत अच्छा काम किया है, चाहे सड़क हो, आवास हो, बिजली हो, इन पे सुरक्षा हो, इन पे बहुत काम किया है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज जो छूटी है वो है रोजगार। उसकी बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है इस चुनाव में, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। वो घोषणा पत्र में जहां स्थान मिले वो विश्वसनीय होना चाहिए, और जिसका आश्वासन विश्वसनीय होगा उसको वोट मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसका आश्वासन विश्वसनीय होगा और जिसका ट्रैक अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अचीवमेंट का परसेंटेज अच्छा होगा, उसको वोट मिलेगा। जनता को आप अब मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। लोग तुरंत आपकी कही हुई बात और आपके परफॉर्मेंस को तुरंत क्रॉस चेक करते हैं। हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, तो ये लोकल जो भी लीडर्स हैं उनको और उनके नेशनल लीडर सभी को समझना होगा। जेडीयू ने बहुत अच्छा काम किया है। आखिर हम आप चर्चा करें तो बिहार की जब बात करते थे तो जंगल राज शुरू होता की बात चर्चा आ जाती थी। उसके बाद जो बदले बीते दशक में फिर सुशासन बाबू का नाम आया। आखिर क्यों कम से कम सीटें लेते हुए भी आखिर सुशासन बाबू ही मुख्यमंत्री क्यों बने? ये चिंता का विषय है, मतलब सोचने की बात है वहां के लीडर्स के लिए। इसका मतलब जिसने परफॉर्म किया उसको जनता ने स्वीकार किया। हो सकता है जो उसकी युवा हो, महिला हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड दूसरों के फेवर में भी तो ज्यादा है। यानी अल्टीमेटली जिसने परफॉर्म किया, जिसने अपने कहे हुए बातों को जमीन पर उतारा, धरातल पर उतारा, उसको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अविश्वसनीय आश्वासन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए हैं वही उनकी हार का कारण बनेंगे। आरजेडी ने जो आश्वासन दिया है वो पूरी तरीके से चांद को तोड़कर लाने जैसा। 3 करोड़ सरकारी नौकरी बन ही नहीं सकती है। आप कैसे कह देंगे? और आप कह रहे हैं तो आपकी भाई आप कह दीजिए, मैं तो सूरज भी हमारा है उसको भी काट के। नौकरी को लेकर आरजेडी से नेता जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं ले लेती हूं जवाब कि नौकरी को लेकर क्या रोड मैप है आप लोगों का, क्योंकि नौकरी को लेकर मुद्दा देखिए हर पार्टी बना रही है और सीमांचल में भी बेरोजगारी है, तो उसको लेकर क्या ठोस योजना आप लोग मतलब कर रहे हैं, क्या ठोस योजना है और पूरा रोड मैप क्या है बिहार को लेकर? जी आए थे तो ये भाई साहब हमारे मिश्रा जी कह रहे थे सिर्फ भारत सरकार में 40 लाख ही नौकरियां हैं और नरेंद्र मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे थे। तब तो ये लोग विश्लेषक कहां थे, नजर नहीं आ रहे थे। 40 लाख नौकरी थे, 5 गुना हर साल वो कहां से बढ़ाएंगे? हमने कहा है इस महीने का टाइम हमें दीजिए। हम एक पुलिस में हम जो सबसे कम यहाँ पे है पुलिस, हम पुलिस को बढ़ाएंगे। हम बहुत सारी स्वरोजगार की योजनाएं चलाएंगे जिसमें वर्ल्ड बैंक से एडेड लेंगे। हमने 20 महीने का समय मांगा है प्रदेश की जनता से कि हम आपको हर परिवार में जो व्यक्ति नौकरी करना चाहेगा उनको एक नौकरी हम देंगे। और ये ऐसा वादा हम नहीं करेंगे जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 5.5 लाख हम 100 दिन में लाके दे देंगे हर व्यक्ति को। तो उन्होंने अपना वादा तो 11 साल में ही पूरा नहीं किया। हर व्यक्ति को बोला था 2-2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, हर सरकारी नौकरी। देखो रोजगार की बात उन्होंने नहीं कही थी।
पिछले भी 20 में हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अपराधियों को टिकट क्यों दिया गया? बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जो अपराधी, उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। बिहार के चुनाव में ये काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हिमांशु जी, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जी, आंकड़े जो प्रस्तुत किए आरजेडी नेता द्वारा वो गलत थे। कास्ट सर्वे हुआ 2022 में, उसमें क्लियर है कि जो पलायन की जो बातें हो रही है, तो उसमें बिहार से पलायन करने वाली की संख्या 54 लाख के करीब है। जो ये 3 करोड़ बोल रहे थे, वो डाटा कहां से लिए है? ई श्रम पोर्टल से लिए हैं। उसमें सभी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, किसान है, वो सभी का उसमें डेटा है। तो लेकिन जो कास्ट सर्वे 2022 में आया है, उसमें 54 लाख लोग ही पलायन किए हैं। वो भी मजबूरी से नहीं किए हैं, वो किसी भय से नहीं किए हैं, बल्कि वो रोजगार के अवसर के कारण किए थे। और हमारी सरकार की प्रयास है कि आने वाले 5 सालों में प्रत्येक जिलों में इंडस्ट्री और उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, जिससे पलायन जो आपको देखने को मिलता है वो उसकी संख्या बहुत और ज्यादा कम होगी। तो अभी भी बिहार में करीब 94% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की अस्थायी रूप से निवास करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि भय के कारण लोग पलायन कर रहे हैं या फिर मजबूरी में कर रहे हैं। दूसरी बात है कि रोजगार की बात, तो हमने पिछले 20 सालों में करीब 20 लाख सरकारी नौकरी दी है और करीब 60 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में जो सरकार आई है, तो जो जो संकल्प लिया सबको पूरा किया है। चाहे बिजली पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया था, आज आप गांव में जाइए, वहां भी आपको 24 घंटे बिजली मिल जाएगा। ठीक है हिमांशु जी, ये तो संकल्प हो गए, जो भी लिया गया था वो किया गया, रोजगार की बातें हो गई। लेकिन मैंने पूछा कि अपराधियों को टिकट क्यों दिया गया? जिनके ऊपर लगभग 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उन्हें भी टिकट मिला है। सिर्फ मैं ये एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसी पर जवाब सैफ साहब से भी लूंगी। महागठबंधन, हमारे पार्टी में व्यवस्था है कि टिकट देने के पहले हम लोग सर्वे करते हैं कि उस उम्मीदवार को लेके, कैंडिडेट को लेके क्या क्षेत्र में किस तरह का जनता के बीच में माहौल है, तो उसके आधार पे हम टिकट दिए हैं। तो जो भी आपको आप क्लेम कर रही हैं कि ये अपराधी हैं, तो उनपे अगर इस तरह का चार्ज नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, ये मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, ये आंकड़े हैं, ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं उनको एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में देखा गया। और दूसरी बात है कि वो जनता से उनका इंटरेक्शन ऐसा नहीं रहा कि जनता के बीच में उनके प्रति भय का माहौल है, इस तरीके का नहीं रहा है। तो मतलब जनता अपराधियों के बीच में भी बिल्कुल उन्हें खौफ नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, जनता के बीच में, जैसे आप मोकामा में अनंत सिंह का जो घटना घटी, इसको लेके ज्यादा, जहां भी मैं जा रहा हूं वहां पे इस तरह का ज्यादा प्रश्न उठ रहा है। तो उसके संदर्भ में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिल्कुल वहां पे जब टिकट देते समय हम लोगों ने सर्वे प्रॉपर तरीके से करके जनता के बीच में जाके और जनता के मन में क्या है उसके आधार पे ही हम लोग टिकट देते हैं। ठीक है, ठीक है सैफ साहब, भी ध्येय रहता है अपराधियों को टिकट क्यों दिया? आप लोग अपराधी मुक्त बिहार की बात, ठीक है हिमांशु जी आती हूँ आपके पास, बहुत ज्यादा जो हिमांशु जी आती हूँ आपके पास। सैफ साहब ये बताइए कि अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं, महाजंगल राज की बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार में महाजंगल राज चल रहा है। आप लोगों को जब आपकी सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था, अभी महाजंगल राज बोल रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने क्यों अपराधियों को टिकट दिया है? महाजंगल राज कहने की वजह है, जब हमारी सत्ता थी 2005 तक, तो अपराध के मामले में 12वें तो 14वें स्थान तक हम थे। अच्छा। अब यूपी के बाद सीधे अपराध में, अपहरण में आप लोग ये मान रहे हैं कि आप लोग 12वें या 14वें स्थान पर थे, तो वो उन अपराधों को रोकने के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया था? क्यों आज भी लोग जंगल राज को याद करते हैं? क्यों आज भी लोग गांव में जाओ तो बोलते हैं नहीं, इस तरह से महिला बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हम निकल नहीं पाते थे, अब हम निकल रहे हैं? नहीं, रेप का रेशियो तो 10 गुना बढ़ गया है इन 20 सालों में। आप एनसीआरबी के डेटा को देखिए। अब महाजंगल राज हम इसलिए कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा यूपी के बाद फिलहाल तो आप ये बता दीजिए कि अपराधियों को टिकट क्यों दिया, इससे क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को? अनंत सिंह को टिकट इन्होंने सर्वे के बुनियाद पे नहीं दिया है जी। अनंत सिंह को उन्होंने अवार्ड दिया है। मैं एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं महागठबंधन की बात कर रही हूँ। आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरे यहाँ एक मुन्ना शुक्ला जी की बेटी को टिकट दिया, उस पर तो कोई अपराध का मुकदमा नहीं। हमने शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा शहाब को आपने दिया है टिकट? हाँ, ओसामा शहाब को दिया। रितलाल राय को आपने दिया है टिकट? दर्ज हुए थे जी, लेकिन वो सब
वापस कंप्रोमाइज हुए, दोनों केस वापस ले लिए गए। वो सिवान जिला का केस था मोतिहारी में, जहां उनकी बहन का ससुराल है, वहां उनपे 2 केस किए गए थे कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से। और भी तो अगर लिस्ट है तो मैं उन सब केसेस का नाम बता दूंगा। हाँ, शहाबुद्दीन साहब के ऊपर 37 केस थे। मैं उनको मानता हूं कि उनको पार्टी अगर टिकट देती तो गलत है, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया तो इसमें कहां से, मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट दिया, इसमें कहां से गलत है? कुछ गलत शुक्ला खुदा सही बात है। अनंत अपराधी को टिकट दिया है जो जेल से निकल के पेरोल पे आके उसने ललन सिंह के लिए उन्होंने चुनावी कैंपेन संभाला था। और अभी 3-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति है दुलार चंद यादव, उनके बदन के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर उन्हें थार गाड़ी चढ़ाई। ये थार गाड़ी चढ़ाने का तो उनका टेनी का भी रिकॉर्ड है। टेनी के बेटे ने भी कम से कम 5-7 लोगों पे थार गाड़ी चढ़ाई थी। ये थार गाड़ी से कुचलने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों का है। हमारे किसी भी नेता ने किसी व्यक्ति पे, राजद के किसी भी नेता ने गाड़ी चढ़ाई। ठीक है सर साहब, मैं दीपक जी के पास आना चाहूंगी। दीपक जी ये बताइए कि आप लोगों की पार्टी जो है ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है जिन्हें की दूसरे पार्टी से टिकट नहीं मिली, क्या ये जनता की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं आप लोग? इधर आप लोग बात कर रहे हैं कि हाँ जनता के लिए हम आ रहे हैं, बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया गया? दीपक जी नमस्कार। मैं आपकी सवाल नहीं सुन पाया, कृपया दोहरा देंगे प्लीज। मेरा सवाल यह है कि दूसरी पार्टी से जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें ही आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, क्या ये जनता की उपेक्षा नहीं है? जी नहीं, हमारी पार्टी बिहार के सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 243 सीटों पर जी। और राजनीतिक रूप से बिहार बड़ी उर्वरक धरती है। यहाँ पर हमारी जो जनता है राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व है और बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखती है। जहां तक सवाल है हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी नई पार्टी है, 2024 में हमारी पार्टी का गठन हुआ है। और हमारी पार्टी में जब जो भी बिहार की जनता है, पहले 2 विकल्प थे बिहार में, और हर आदमी, हर मतदाता, तो आप अपने आप को विकल्प के रूप में देख रहे हैं इस बार बिहार में? जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि मेरे नेताजी प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार का 3 साल तक भ्रमण किया है और बिहार के हर गांव, हर घर में गए। आपको बिहार की धरती बहुत उर्वरा धरती है और बिहार की जनता बहुत कर्मशील और दानशील है। और हमारे नेताजी यदि हर किसी के दरवाजे पर, हर घर पे गए हैं और उनकी अपनी बातों को बताया है और वहां की समस्याओं को बताया है। यही कारण है कि पहले फेज में बिहार की जनता ने हमारे नेताजी की झोली में भर भर के वोट दिया है, मतदान किया है और आशीर्वाद दिया है। यही चीज दूसरे फेज लेकिन में सुनने में ये भी आया था कि आपके मुखिया जो है वो जनता की अदालत से भाग गए थे। नहीं, वो कहीं हमारे, ठीक है विश्वनाथ जी के पास मैं आना चाहूंगी। विश्वनाथ जी ये बताइए कि अपराधियों को जिस तरह से टिकट दिया गया है, चाहे वो किसी भी दल से हो, क्या कितना ये सही है? और जैसा कि जनसुराज पार्टी जो इस बार बिहार में अपने आप को विकल्प के रूप में देख रही है और इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि किसी न किसी पार्टी से पहले बिलोंग करते थे और उन्हें जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर वो जनसुराज में गए और ऐसे लोगों को जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? संगीता जी देखिए, प्रशांत किशोर की देखिए, आप कोई किसी चीज को थियोरेटिकल करना और प्रैक्टिकल करने में बहुत फर्क होता है जी। आप कोई बात कहें, जो उसका एक्सपर्ट है अगर उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर ले जाता है तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज होती है। राजनीतिक दलों को जो भी यहाँ पर भी हैं, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 50 साल का अनुभव है। पीके को ये लगने लगा था कि नहीं, ये तो जब हमारी सलाह से ये सरकार बना रहे हैं ऐसा लगने लगा था। ऐसा होता नहीं है। आपकी एक राय हो सकती है, लेकिन उससे ही सरकार बनी ये कहना अतिशयोक्ति है। तो उनको एहसास सच्चाई का तब हुआ जो जमीन पर उतरे, उन्हें लगने तब समझ में आया। और फाइनल स्टेज में जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, देखिए एक दिन पहले तक, नॉमिनेशन के एक दिन पहले तक उन्होंने कहा नहीं, मैं चुनाव जहां से जनता कहेगी वहां से लड़ूंगा, करता जहां से कहेगा। लेकिन उन्हें एहसास हो गया इस जमीन की बात, वोट मिलना एकदम अलग किस्म का होता है। जनता आप जाएंगे तो मिलेगी ही, भगा थोड़े देगी, किसी को नहीं भगाएगी। और ये नहीं कह रहा हूं कि वोट नहीं मिलेगा, वोट भी मिलेगा, लेकिन वोट शेयर इतना नहीं होगा कि वो सीटों में कन्वर्ट हो जाए। अगर एक सिंगल डिजिट में उनकी सीटें हो जाएं तो बड़ी बात है। देखिए वोट का सीटों में कन्वर्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको मास
फॉलोइंग चाहिए होती है। तो पीके के पास ऑप्शन नहीं था। फिर बाद में उनको यह एहसास हुआ कि जब सच्चाई का एहसास हो तो उनको समझ में आया कि हमको ऐसे फ्रेश लोग मिलेंगे नहीं, और उसी में से जो बचे हुए लोग हैं, जो अपेक्षित हैं, जिनकी चुनावी अपेक्षा है चुनावी दंगल में उतरने के, उन्हीं लोगों को उन्होंने टिकट दिया। वे आउट नहीं था। तो इसमें कुछ मैं गलत नहीं मानता हूं, ठीक है, राजनीतिक दल के रूप में आप आए हैं तो आपको जरूर लड़ना चाहिए। गलती उन्होंने एक जरूर की, उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को अधर में छोड़ दिया, उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करते हैं जी। मुझे लगता है शायद वो अपने डाटाज को चूंकि एफिडेविट से देते तो वो सारे डाटाज वेरीफाई करने पड़ते हैं उनको, और वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि उन्हें ये इस बात का डर था कि अगर वो हार जाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। खैर, राजनीतिक दल है, उनकी इच्छा है। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले जो है आरजेडी के कार्यकर्ता भाई ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते दीपक जी आपके पास आते 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी, उन्होंने नौकरी की बात कही थी। आप इसको कंफर्म करिएगा। नौकरी रोजगार ठीक है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी जो कहने जा रहे हैं वो ब्लंडर है, वो आंखों में धूल झोंकना है। मैं फिर कह रहा हूं, नौकरी के लिए आप प्राइवेट ग्रुप्स को बुलाएंगे, बैठाएंगे, उनका संगठन कराएंगे, ठीक है। एक मीटिंग में कुछ 10-20 हजार 50 हजार लोगों को 10-20 हजार 10-5 हजार लोगों को नौकरी मिल गई, मिलती रही, आप उनको इधर उधर नौकरी दिलाते रहे, वो सारा आपकी नौकरी में काउंट होना चाहिए, आप काउंट करिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम 3 करोड़ सरकारी नौकरी अपने दरवाजे से अपने प्रदेश में दे देंगे, ये संभव नहीं है। वादे जमीनी स्तर पर होना चाहिए, हवाई नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यही हो जाती है विश्वनाथ जी। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी, ये मैं अपने बड़े भाई साहब को कहना चाहूंगा कि हमने जो टिकट दिया है, बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद को भी टिकट दिया है। हमने बिहार के सबसे बड़े वकील, वो हमारे वकील साहब, उनको भी टिकट दिया है, जो न्यायविद हैं, कानूनविद हैं। और हमने अच्छे हमारे डॉक्टर्स हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी टिकट दिया है। जहां तक राजनीतिक रूप से दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, जिनको जनसुराज की परिभाषा और जनसुराज पे विश्वास था, और जो काम हम कह रहे हैं और करने का प्रयास करेंगे उनमें विश्वास था, वो हमारे साथ जुड़े हैं और सब लोग आए हैं। ये जो पिछले 2 गठबंधन जो पिछले 35 सालों से सरकार चला रही हैं, इन्होंने एक अपना पैटर्न बना दिया है कि कुछ दिन हम लूटेंगे, कुछ दिन आप लूटिए। उसमें सत्ता पोषित अपराधी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, और बाकी अन्य लोग भी हैं। जो आप देख रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार भी संस्थागत हो चुका है और अपराध की परिभाषा अलग लिखी जा रही है, और सारे लोग अपराधियों को भी टिकट दे रहे हैं, दागी लोग को टिकट दे रहे हैं। हमारे नेताजी, हमारा टिकट बांटने का जो भी है उसमें अच्छे लोग को हम ढूंढ के लाए हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उनको हमने लड़ाने का प्रयास किया है। और जनता से कहा है कि आप अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को जिताइए और विधानसभा अच्छी बनाइए, ताकि वो अच्छा सोच सके और जनता का भला कर सके। हमारे नेताजी ने सर्वप्रथम कहा है, किसी पार्टी के नेता ने कहा, हमारे नेताजी ने कहा है कि किसी भी पार्टी का जो अच्छा आदमी हो, जनसुराज की प्रत्याशी से यदि आपको लगता है कि कोई अच्छा आदमी है, उसको जिताइए और विधानसभा भेजिए। विधानसभा अच्छी होनी चाहिए तो ही बिहार का कायाकल्प हो सकता है। और हमारे बड़े भाई साहब ने उठाया कि प्रशांत किशोर की चुनाव नहीं लड़े, दीपक तो प्रशांत जी दीपक जी बहुत धन्यवाद। सभी की इतनी इजाजत थी, और साथ ही विश्वनाथ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है और लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता फैसला करेंगे। जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा था कि बंपर वोटिंग हुई थी, तो कल भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कल कितनी ज्यादा वोटिंग होती है। महिला और जो युवा हैं वो कितनी ज्यादा घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और मतदान देते हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।